2017 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी थी और उनके गठबंधन को 321 सीटें प्राप्त हुई थी और ये अब तक का रिकॉर्ड जनादेश भारतीय जनता पार्टी को 2017 में मिला था। 4 वर्ष बीत चुके हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए अब महज 9 महीने का वक्त बचा हुआ है। सरकार का 4 साल का कार्यकाल ये माना जाता है कि उसके कार्य पूर्ण हो चुके होंगे, वायदे पूरे हो चुके होंगे और ये सही वक्त होता है कि जब आप किसी सरकार के कामकाज का बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं कि विभिन्न मोर्चों पर लोक कल्याण के जो वायदे किए गए थे 2017 में क्या वो पूर्ण हुए, इनके बारे में समीक्षा का 4 साल से बेहतर वक्त कोई और नहीं हो सकता। 4 साल मतलब कि आप अपने कार्यकाल का तकरीबन 85% वक्त निकाल चुके होते हैं। तो ये सही वक्त होता है कि जब आप सरकारों के कामकाज का मूल्यांकन करें, 2017 की स्थिति और 2021 की स्थिति का आकलन करें कि तब उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे, आज उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं, अब हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ थी, आज हम कहाँ पर खड़े हैं, तब आम आदमी का जीवन कैसा था और आज आम आदमी का जीवन कैसा है। किसी भी सरकार के कामकाज के मूल्यांकन उस राज्य के व्यक्तियों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया जाता है। उस राज्य की कानून व्यवस्था, उस राज्य में रोजगार की स्थिति, उस राज्य में इंडस्ट्रीज, उस राज्य में गांव, गरीब, किसान और उस राज्य में निम्न मध्यम वर्ग और सैलरीड क्लास, नौकरी पेशा वाले लोग, उनके हालात कैसे हैं। उनसे जो वायदे किए गए थे, क्या उन वायदों को पूरा किया गया, क्या उन वायदों पर काम हुआ और क्या उन वायदों के आधार पर ये सरकार खरी उतरती है, इसके बारे में मूल्यांकन का ये सबसे सटीक समय है। जिस बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने अभूतपूर्व बहुमत दिया था, क्या बीजेपी ने काम करके दिखाया? उन सभी इंडिकेटर्स, उन सभी सूचकांक पर चर्चा होनी चाहिए। महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो, रोजगार के मुद्दे पर चर्चा हो, कितनी सरकारी नौकरियां दी गई इस पर चर्चा हो, कानून व्यवस्था की स्थिति पर बात हो, कितना औद्योगिक निवेश हमारे यहाँ आया इस पर चर्चा होनी चाहिए। आम गांव गरीब के लिए क्या हुआ, किसानों के लिए सरकार ने क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी ने 2017 में एक नारा दिया था उत्तर प्रदेश में, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार। तो सबसे पहले उसी से एनालिसिस शुरू करते हैं। क्या गुंडा राज खत्म हुआ? क्या अपराध कम हुए? क्या संगठित गिरोहों द्वारा कारित किए जाने वाले अपराध कम हुए? क्या उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध कम हुए? क्या हमारे दलित भाई बहनों के विरुद्ध घृणित अपराध कम हुए? क्या हमारी माओ और बहनों के साथ होने वाले अपराध घटे? क्या हमारे बच्चे और बच्चियों के साथ, छोटे बच्चों के प्रति होने वाले क्रूरतम अपराध बढ़े या घटे? क्या उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते और उन दंगों में कितने लोग मारे गए? अपराध के हालात ये हैं कि अगर आप अखबार उठाकर देखें या टेलीविजन चैनल्स देखें, आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में अपराध के हालात ये हैं कि प्रतिदिन महिलाओं के खिलाफ 165 से ज्यादा छेड़खानी से लेकर बलात्कार तक के मामले महिलाओं के खिलाफ अपराध में सामने आते हैं। दलित भाई बहनों के प्रति अपराध भयानक तरीके से बढ़ा है। तनसनीखेज घटनाएं उत्तर प्रदेश के भीतर हो रही हैं। अफसोस की बात है कि विक्टिम को ही अपमानित करने की कोशिश हुई। एप्पल के मैनेजर विवेक तिवारी के हत्याकांड से शुरू हुआ अपराध आज की तिथि तक रुका नहीं है। इस वक्त जब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, आगरा में हमारी एक बहन की हत्या कर दी गई, क्रूरतम हत्या कर दी गई। उसकी लाश नदी किनारे मिली है। 3 दिन से वो गुमशुदा थी, अपहरण हुआ। कमलेश तिवारी की जिस प्रकार से उनके दफ्तर में घुसकर हत्या हुई हिंदूवादी नेता की, लोग भूले नहीं। उन्नाव की रेप पीड़िता बेटी के साथ जो घटना हुई, क्या उसको उत्तर प्रदेश भूल गया? क्या ये कानून व्यवस्था है? हाथरस की घटना किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। और उसके बाद सरकार का व्यवहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका, रात में 2 बजे किसी बच्ची की लाश जला देना, जिंदा थी तो भी इंसाफ नहीं मिला, मरने के बाद लाश को सम्मान से अंतिम संस्कार भी नहीं किया, पेट्रोल डालकर जला दिया। क्या वो दृश्य लोग भूल सकते हैं? क्या वो दृश्य भूला जा सकता है जब संगठित अपराधियों ने लखनऊ के गोमती नगर में एक व्यक्ति को 25 गोलियां मारी थी और उसके शरीर से 40 छेद हुए थे। 20 सड़क घटना हुई। तो क्या गुंडा राज कम हुआ? क्या कुछ लोगों का, कुछ माफियाओं का, कुछ गुंडों का घर गिरा देने से कानून व्यवस्था ठीक हो जाती है? हाफ इनकाउंटर कर देने से क्या स्थितियां ठीक हो जाती हैं? अगर होती तो इस प्रकार की दुर्दांत घटनाएं नहीं हो रही। आप याद कीजिए संभल में क्या हुआ था। एक बाप बेटे को कैमरे के सामने गोली से भून डाला गया। बलिया की घटना याद करिए, जहाँ पाल बिरादरी के एक व्यक्ति को एसडीएम और सीओ और पुलिस की मौजूदगी में गोलियों से भून डाला गया। याद करिए बलिया के उस पत्रकार को जिसको गोली मार दी। याद कीजिए उन्नाव के उस पत्रकार को जिसके सरेराह हत्या कर दी गई थी खबर दिखाने में। ये कानून व्यवस्था। भ्रष्टाचार के हालात ये हैं कि होमगार्ड विभाग से लेके शमशान तक में दलाली खाई गई और आजकल तो नमामि गंगे का बहुत जिक्र आ रहा है। तो क्या भ्रष्टाचार रुका? और अगर भ्रष्टाचार रुका होता तो भारतीय जनता की पार्टी की कार्य समिति की बैठक में उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने भरे मंच से ऐलान किया कि भ्रष्टाचार का स्तर क्या है, कि बीजेपी के खुद के वर्कर थाने में जाने से डरते हैं, बिना पैसा दिए FIR नहीं होती। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बीजेपी के नेता कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? बीजेपी कार्य समिति जो सबसे बड़ा
बड़ा फोरम होता है उसके मंच पर। रोजगार के हालात ये हैं कि 8 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं। जिन 4 लाख नौकरियों को देने का दावा सरकार कर रही है उनको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। कहा जा रहा है 5 एक्सप्रेसवे बनाए गए, मैं जानना चाहता हूँ कहाँ बनाए गए। गन्ना किसानों का आज भी उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी चीनी मिलों पर 20,000 करोड़ रुपए बकाया है, 20,000 करोड़। और 3 कृषि कानूनों को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या उबाल है पूरा देश जानता है। अफसरों की मनमानी, अफसरों की स्वच्छंदता, अफसरों का भ्रष्टाचार और नौकरशाही का सत्ता पर संपूर्ण नियंत्रण। ऐसा नहीं कि सिर्फ विपक्ष इससे परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी परेशान है, विधायक भी परेशान है, मंत्री भी परेशान है। उनकी सुनी नहीं जा रही, कार्यकर्ता अपमानित हो रहे हैं, मंत्रियों की चलती नहीं उनके डिपार्टमेंट, विधायकों की कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक खुद शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायत भी सामान्य आदमी की तरह एक सेल में जाती है और उसी सेल से सारे विधायकों को मैसेज जाता है। विधायक की शिकायत को अब कोई विशेष तवज्जो देकर कार्रवाई नहीं होती। विधायक की शिकायत भी आम आदमी की शिकायत की तरह ट्रीट की जाएगी और आम आदमियों के साथ क्या हो रहा है सबको पता है। बीजेपी के ही एक विधायक अलीगढ़ में शिकायत करने गए थे, वापस लौटे तो दरोगा जी ने उनका कुर्ता फाड़ डाला, पिटाई अलग से की। तो 4 साल में सरकार के पास उपलब्धियां क्या है? सरकार ने बताना चाहिए उपलब्धियों के लिए के नाम पर उनके पास क्या है, क्या ऐसा माइलस्टोन स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में। कोरोना के दौरान जो हालात हुए सबने देखा विशेष तौर तो स्थितियां 4 साल में ये मूल्यांकन का वक्त होता है। सरकार के कामकाज का आकलन होना चाहिए और आकलन आप लोग करिए, जनता करे आकलन और वो बताए कि क्या आपको रोजगार मिला, क्या बेहतर शिक्षा मिल रही है, क्या आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रणाली मिल रही है, क्या बिजली की कीमत जैसे पहले थी आज भी वही है, 2 से 3 गुना कीमतें बढ़ गई बिजली की। बिजली एक सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या बेहतर सड़कें आपके यहाँ हैं, क्या आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, क्या आपके बच्चों को सरकारी नौकरियां मिली, क्या आपके लिए 5 एक्सप्रेसवे तैयार हो गए, क्या 30 मेडिकल कॉलेज ऑपरेशनल हैं और ये बताया जाए कि कौन से मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ इलाज चल रहा है, 30 जो नए बने कहाँ बने और क्या उनमें इलाज चालू हो गया है। और अगर एक्सप्रेसवे है तो चढ़ना कहाँ से है, वो कट कहाँ से है। एक भी मेट्रो का कार्य पूरा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। सवाल हजार हैं और उन सवालों का जवाब वही देगा जो सत्ता में बैठा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ विपक्षी ही परेशान है, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी परेशान है, उनको भी सवालों के जवाब चाहिए।